बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS205 का मॉड्यूल नंबर 32 से लेकर मॉड्यूल नंबर 36 तक, ये जो 5 मॉड्यूल हैं, ये इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 32 को कवर करते हैं। मॉड्यूल नंबर 32 के अंदर कुछ इतना मतलब याद करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो सिर्फ आपने अच्छे से ज़हन-नशीन करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी स्ट्रक्चर ऑफ एन आईटी टीम। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी की जो टीम होती है उसका क्या एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें कौन-कौन से ऑफिसर्स होते हैं, उनका क्या-क्या रैंक होता है। तो दोस्तों, आईटी टीम के अंदर सबसे पहले जो ऑफिसर होता है उसको हम कहते हैं सीआईओ। सीआईओ स्टैंड फॉर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर आईटी टीम का हेड होता है, जो क्या करता है, इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि इसने आईटी के रिलेटेड जितनी भी स्ट्रेटजी बननी है वो सारी इसकी जिम्मेदारी होती है कि इसने सारी स्ट्रेटजीज बनानी है और इसने पूरे के पूरे आईटी सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करना है और इसने ही पूरे के पूरे आईटी सिस्टम के अंदर जितने भी फैसले लेने हैं वो भी इसी की जिम्मेदारी होती है। तो इसको हम कहते हैं सीआईओ यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब दोस्तों, इसके नीचे जो ऑफिसर होता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वो होता है जो बेसिकली सीईओ का असिस्टेंट है। यानी सीईओ की मीटिंग कहाँ कहाँ होनी है, उन मीटिंग को शेड्यूल कब करना है, किसने करना है, ये सारी जिम्मेदारी किसके किसके पास होती है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की होती है। ठीक है। और इसका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एक और काम ये भी होता है कि नीचे आपके जितने भी ये जनरल मैनेजर्स हैं ना, इन तमाम के तमाम जनरल मैनेजर्स से रिपोर्ट लेना। ठीक है। और उस रिपोर्ट को आगे सीआईओ यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर तक पहुंचाना, ये भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ये जनरल मैनेजर्स हैं ये डायरेक्ट सीआईओ से नहीं मिल सकते। पाकिस्तान में तो भाई यही होता है, बाहरी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में यही रूल है कि नीचे ये जितने भी जनरल मैनेजर्स हैं ये डायरेक्ट जो है वो सीआईओ से मुलाकात नहीं कर सकते। ये बेसिकली जितने भी जनरल मैनेजर हैं ये सारे के सारे अपनी रिपोर्ट्स, अपनी बातें जो है किसको बताते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को बताते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है वो फिर रिपोर्ट किसको देता है, सीआईओ यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देता है। अब बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नीचे डिफरेंट तरह के जनरल मैनेजर होते हैं। ये देखें, फर्स्ट कौन सा होता है, जनरल मैनेजर नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा इसके नीचे जनरल मैनेजर होता है जिसको हम कहते हैं जीएम आईटी ऑपरेशंस। तीसरा इसके नीचे जनरल मैनेजर होता है जिसको हम कहते हैं जीएम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। चौथा इसके नीचे जनरल मैनेजर होता है जिसको हम कहते हैं जीएम आईटी सर्विसेज। फिर एक होता है जीएम पीएमयू बिजनेस टेक। पीएमयू स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का जो ऑफिसर होता है उसको हम जीएम पीएमयू या बिजनेस टेक कहते हैं। उसके बाद फिर इसके नीचे एक और ऑफिसर होता है जिसको हम कहते हैं जीएम यानी जनरल मैनेजर रिक्रूटमेंट फाइनेंस। ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट पे इसके अंडर एक ऑफिसर होता है जिसको हम कहते हैं जीएम आईटी सिक्योरिटी यानी जनरल मैनेजर ऑफ आईटी सिक्योरिटी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जनरल मैनेजर जो है वो किसके अंडर के अंदर होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंडर में होते हैं। और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट किसके अंडर में होता है, सीआईओ यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अंडर में होता है। तो ये जनाब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है आईटी की टीम का, जो कि आपने अच्छे से जो है वो एक दफ़ा ज़हन-नशीन कर लेना है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं सीआईओ की। तो मैंने आपको वर्किंग बता दी कि इसकी क्या-क्या ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी मैंने आपको ज़िम्मेदारी बता दी है। अब बात करते हैं जितने भी जनरल मैनेजर्स हैं इनकी क्या-क्या ज़िम्मेदारी हैं, इनकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमें यही बताया जा रहा है, जॉब फंक्शंस, कि जितने भी जनरल मैनेजर्स हम ऊपर पढ़ के आए हैं इनकी क्या-क्या ज़िम्मेदारी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीएम नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जनरल मैनेजर होता है, इसकी बेसिकली जिम्मेदारी होती है कि आपकी कंपनी का पूरा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को कैसे रन करवाना है और उस नेटवर्क को कैसे दिन ब दिन बेहतर करना है, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, जनरल मैनेजर नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। नेक्स्ट आता है जी जीएम आईटी ऑपरेशंस। ये बेसिकली किसी भी आईटी टीम का वो जनरल मैनेजर होता है जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो आपकी इंडस्ट्री या जो आपकी कंपनी के डाटा सेंटर सर्वर्स हैं, डाटा सेंटर सर्वर्स समझते हो ना किसे कहते हैं, यानी वो कंप्यूटर्स या वो सर्वर्स जहां पर हमारा फिजिकली पूरी इंडस्ट्री का, पूरी कंपनी का जाकर डाटा स्टोर हो रहा है, जिस कंप्यूटर के अंदर, उस कंप्यूटर को बेसिकली हम डाटा सेंटर सर्वर्स कहते हैं। तो बेसिकली जीएम आईटी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी ये होती है कि वो सर्वर जहां पर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है उन सर्वर्स को हमेशा चलते रहना चाहिए
वो कभी भी बंद ना हो, ठीक है? जिसकी वजह से कभी ये ना हो कि मतलब सर्वर बंद हो गया और हमारा डाटा जो है वो रिट्रीव ही नहीं हो रहा। तो जीएम आईटी ऑपरेशंस की ज़िम्मेदारी ये होती है कि इसने हमेशा ये चेक करते रहना कि क्या हमारे सारे सर्वर सही से काम कर रहे हैं, कोई सर्वर बंद तो नहीं हो गया। अगर वो बंद हो गया, क्विकली उसको ठीक करवाए और उसको जो है वो वर्किंग स्टेट में लेके जाए, ये इसकी ज़िम्मेदारी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीएम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नाम से ज़ाहिर हो रहा है। यानी ये एक ऐसा जनरल मैनेजर होता है जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि इंडस्ट्री के अंदर कोई भी नई एप्लीकेशन बननी है, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनना है, कोई भी नई वेबसाइट बननी है, वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर की जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी की सारी इस जनरल मैनेजर की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो जनरल मैनेजर आता है उसको हम कहते हैं जीएम आईटी सर्विसेज। जीएम आईटी सर्विसेज बेसिकली एक ऐसा जनरल मैनेजर होता है जिसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि जितने भी आपकी इंडस्ट्री या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी क्लाइंट्स हैं, यानी यूज़र जो आपकी कंपनी से सर्विस हासिल कर रहे हैं, उनको अगर आईटी से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो वो बेसिकली किससे कॉन्टैक्ट करते हैं? जीएम आईटी सर्विस से। जैसे आपने देखा होगा ना, हम किसी कंपनी में कॉल करते हैं, जनाब हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा जो है जीमेल काम नहीं कर रही। या आपको मैं एक मज़े की एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल यूज़ करते हो, तो गूगल के अंदर लिखा आता है नीचे कि कॉन्टैक्ट फॉर सपोर्ट टीम, कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू है तो आप हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता कर सकते हो। तो वो बेसिकली जो आईटी की सपोर्ट टीम है ना, वो ये इसी के अंडर में काम कर रही होती है, जीएम आईटी सर्विसेज के अंडर में। कि मतलब अगर आपको आईटी से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जनरल मैनेजर आईटी सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके अपना इशू या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। तो इसकी जिम्मेदारी बेसिकली यही होती है। नेक्स्ट आता है जीएम पीएमयू या बिजनेस टेक। पीएमयू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पीएमयू स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट या बिजनेस टेक। यानी ये एक ऐसा जनरल मैनेजर होता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर आईटी से रिलेटेड अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई काम हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट ने कब कंप्लीट होना है, कितना मतलब उसमें कितना खर्चा आना है, ये सारी की सारी उस प्रोजेक्ट की डिटेल जो है या उस प्रोजेक्ट को कवर करना किसकी जिम्मेदारी होती है? इस जनरल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास कौन सा जनरल मैनेजर? आईटी प्रोक्रूटमेंट फाइनेंस। बेसिकली ये एक ऐसा जनरल मैनेजर होता है जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जितने भी आपकी इंडस्ट्री या आपकी कंपनी ने आईटी इक्विपमेंट यूज़ करने, इक्विपमेंट समझते हो ना, मतलब डिवाइसेस या जितने भी आईटी से रिलेटेड चीज़ें यूज़ करनी है, जो डिवाइसेस आपने कंप्यूटर यूज़ करने हैं, लैपटॉप यूज़ करने हैं आपकी कंपनी ने, या डाटा सर्वर्स यूज़ करने हैं, मतलब जो कुछ आईटी से रिलेटेड आपने बाय करना, खरीदना है ना कंपनी के लिए, वो सारा कुछ इस जनरल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। मतलब इसी ने डील करनी है, इसी ने वो आईटी इक्विपमेंट जो है खरीद के देने हैं आपको। और इसके अलावा जितना भी पैसों का हिसाब किताब है, वो भी इसी जनरल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद लास्ट पे आता है जी जनरल मैनेजर आईटी सिक्योरिटी। यानी आप नाम से समझ गए होंगे कि यानी आपकी कंपनी के अंदर जितना भी आईटी से रिलेटेड काम हो रहा है या आईटी की जितनी भी सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन करना, उसको बेहतर बनाना, ये जनरल मैनेजर आईटी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी होती है। सो दोस्तों, ये था पूरा एक आईटी टीम स्ट्रक्चर जिसके अंदर हर एक ऑफिसर की क्या-क्या ज़िम्मेदारी है और वो किसके अंडर काम करता है, ये सारा मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में वो आपको बता रहे हैं कि ये जो जनरल मैनेजर्स हैं जितने भी, इनके कुछ एक्स्ट्रा टास्क भी होते हैं। वही वही बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं। जो जनरल मैनेजर की नेटवर्क क्या क्या ज़िम्मेदारी है? नेशन वाइड कनेक्टिविटी, मतलब वही चीज़, नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाना, नेटवर्क कैसे ठीक काम करेगा, ये सारी इसकी ज़िम्मेदारी है। तो बेसिकली इसी को हम नेशन वाइड कनेक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये वही बेसिकली चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। सो मेन चीज़ आपकी जो ये थी, वो ये थी कि आपको इनका पूरा स्ट्रक्चर याद हो कि कौन-सा पहले ऑफ़िसर है, फिर उसके बाद नीचे कौन है, फिर उसके बाद नीचे कितने जनरल मैनेजर्स हैं, फिर हर जनरल मैनेजर की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपको अच्छे से जो है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जी लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन की। अब वो बोल रहा है कि कोई भी जो लार्ज लेवल की ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन वो किसको मान रहा है? जिसके अंदर कम से कम 150 के करीब आईटी स्टाफ होता है। यानी सिर्फ ओनली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो स्टाफ है वो तकरीबन कितना है? 150 लोग सिर्फ आईटी स्टाफ में काम कर रहे हैं। तो उसको वो कहता है दिस इज़ अ लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन। और लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन सेम एज़ इट इज़ वैसे ही काम करती है जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर पढ़ के अभी-अभी आए हैं। वो कहता है सेम जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ऊपर पढ़ा ना कि सबसे पहले सीआईओ होता है, चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, फिर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है, फिर उसके नीचे 7 जो है जनरल मैनेजर्स होते हैं। सेम जो है लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर ऐसे ही काम होता है। अब बात करते हैं मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आईटी स्टाफ की तादाद सिर्फ 15 या 20 लोग होते हैं, उसमें किस तरह से आईटी का एक मतलब स्ट्रक्चर होता है आईटी टीम का। तो उसमें दोस्तों आईटी टीम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उसमें सबसे पहले एक हेड ऑफ आईटी होता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा एक बड़ा सा हेड, मतलब एक ओवरऑल हेड होगा जो कि पूरे आईटी सिस्टम को कंट्रोल करेगा। फिर उस हेड के नीचे 3 सब हेड होते हैं, मतलब एक को हम कहते हैं हेड ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे को हम कहते हैं हेड ऑफ एप्लीकेशन और तीसरे को हम कहते हैं हेड ऑफ आईटी सपोर्ट। तो ये जो हेड ऑफ आईटी है,
ये आपको पता लग गया होगा, मतलब इसको हम आप चीफ भी कह सकते हैं कि मतलब ओवरऑल पूरे आईटी सिस्टम को कंट्रोल करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर इसके अंडर 3 हेड आते हैं और जिसके आपको मैंने नाम बता दिए हैं। अब पहला हेड क्या करता है जी, हेड ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि नाम ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब जितने भी आपके नेटवर्क है उसको मैनेज करना, आपके जितने भी डाटा सर्वर्स हैं उनको मैनेज करना, ठीक है? इसके अलावा आईटी की जितनी भी सर्विसेज़ हैं उनको कंट्रोल करना, ये सारे हेड ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़िम्मेदारी होती है। कहाँ पर? मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये हम मीडियम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लार्ज के अंदर तो वही सेम स्ट्रक्चर है जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेड ऑफ एप्लीकेशन होता है, इसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है कि जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट जो कंपनी के लिए आप बना रहे हो, उसकी डेवलपमेंट का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हेड ऑफ एप्लीकेशन की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड ऑफ आईटी सपोर्ट की ज़िम्मेदारी क्या होती है? नाम से ज़ाहिर हो रहा है, मतलब आपकी आईटी से रिलेटेड जितनी भी सपोर्ट्स हैं, मतलब जो जो भी हेल्प चाहिए आपके क्लाइंट्स को, आपके यूज़र्स को, उनको तमाम के तमाम यूज़र्स या क्लाइंट्स को आईटी से रिलेटेड हेल्प फ्राहम करना या उनको सपोर्ट फ्राहम करना, ये हेड ऑफ आईटी सपोर्ट की ज़िम्मेदारी होती है। कहाँ पर? मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब अगर दोस्तों हम बात करें स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 या 8 लोग होते हैं आईटी स्टाफ के अंदर, तो वहाँ पर आपका जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या आईटी का जो टीम है, वो थोड़ी और शॉर्ट हो जाती है। देखें, जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन थी, तो फुल एंड फ्लेज वही सेम आईटी टीम स्ट्रक्चर था। लेकिन जैसे ही मीडियम हुई, तो हमारे पास जो आईटी स्ट्रक्चर है वो सॉरी टीम स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया? कम हो गया, थोड़ा हो गया, जिसमें सिर्फ़ 1 हेड है और 3 सब हेड हैं। जैसे ही स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आई, तो उसमें मज़ीद वो स्मॉल हो गया, मतलब क्योंकि हमारे पास तादाद ही सिर्फ़ 7 से 8 आईटी लोग हैं, तो उसमें फिर क्या होगा, एक हमारे पास सीओओ होगा और उसके नीचे 2 जो है वो हेड हेड होंगे, ठीक है? सीओओ स्टैंड फॉर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये आपको याद होना चाहिए कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सीनियर हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीओओ, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वही कि इसकी जिम्मेदारी पूरे आईटी सिस्टम को कंट्रोल करना। इसके नीचे 2 हेड होते हैं, एक को हम कहते हैं हेड ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट और दूसरे को हम कहते हैं जी हेड ऑफ एप्लीकेशन। हेड ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट से आपको नाम ज़ाहिर हो रहा होगा कि मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वो हेड होता है जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपके पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना, आपके तमाम के तमाम डाटा सर्वर्स को कंट्रोल करना, आपकी जितनी भी क्लाइंट्स या यूज़र को हेल्प चाहिए आईटी से रिलेटेड वो प्रोवाइड करना, और इसके अलावा आपके पूरे के पूरे आईटी सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आईटी से रिलेटेड खरीदनी या उनको जो है ना उनके पैसों का हिसाब रखना, ये सारी की सारी हेड ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट की ज़िम्मेदारी होती है। और दूसरा जो हमारे पास हेड होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम कहते हैं हेड ऑफ एप्लीकेशन। इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ यही होती है कि जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि मतलब हेड ऑफ एप्लीकेशन की ज़िम्मेदारी होती है कि जो आपकी इंडस्ट्री या कंपनी के लिए जितनी भी एप्लीकेशन क्रिएट हो रही हैं, वेबसाइट्स क्रिएट हो रही हैं या आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनवा रहे हो, तो वो जो है ना उसकी सारी जो है ना वो निगरानी करना, ये हेड ऑफ एप्लीकेशन की जो है वो ज़िम्मेदारी होती है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये जो मॉड्यूल नंबर 32 था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 33 की। सो दोस्तों ये है हमारा मॉड्यूल नंबर 33, जिसके अंदर हम आईटी टीम के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, परफॉर्मेंस केपीआईज देखेंगे और उसकी प्रायोरिटीज़ देखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है IT इज़ अ चैलेंजिंग डोमेन विच रिक्वायर्स स्किल, एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चर एंड स्पेंडिंग टू रन एफिशिएंटली। कहता है अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करना है, तो कहता है ये आईटी एक जो है चैलेंजिंग फील्ड है, एक मुश्किल फील्ड है, जिसको आपको अच्छे तरीके से रन करने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत होती है, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, आपको एक अच्छे निज़ाम यानी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, एंड स्पेंडिंग यानी आपको पैसे की ज़रूरत होती है। तो इन 4 चीज़ों के बगैर आप जो है वो आईटी को एफिशिएंटली यानी अच्छे तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वो कह रहा है कि लेकिन हमारे पाकिस्तान में बिज़नेसेस का, आजकल के जो बिज़नेसेस हैं पाकिस्तान में, उनका हाल ये है कि वो ये चाहते हैं कि आईटी की जितनी भी मतलब एप्लीकेशन बनाई जा रही हैं वो बहुत ही फास्टली बने, मतलब क्विकली बने, और ताकि हम दूसरों से आगे बढ़ सकें। ठीक है, ये आजकल के बिज़नेस का हाल है पाकिस्तान के अंदर, यानी उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आईटी के अंदर जो है वो चीज़ें सही तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से रन हो रही हैं कि नहीं हो रही। उनको सिर्फ एक ही चीज़ से गर्ज है कि जनाब हमने दूसरों से आगे बढ़ना है, और उसके लिए हमने क्या करना है कि जितनी भी एप्लीकेशन है आईटी की उनको बड़ा ही फास्टली जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करनी है, फिर चाहे वो गलती बन जाए या ख़राब ही बन जाए। अच्छा जी, उसके बाद कहता है रनिंग, लास्ट में उसने बात बोली है, कहता है रनिंग आईटी रिक्वायर्स आर डाइवर्स
स्किल सेट। यानी अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर आईटी को रन करना है तो उसके लिए आपके पास कोई एक स्किल ना हो, बल्कि आपके पास मल्टीपल स्किल का होना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर आपके पास एक स्किल है तो आप कभी भी आईटी को रन नहीं कर सकते। आईटी को रन करने के लिए आपको मल्टीपल स्किल लाइक जैसे डेटाबेस का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, तो आपको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होना, मतलब मल्टीपल स्किल्स आपके पास हों तो फिर ही आप आईटी को जो है वो रन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो उनके मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आईटी को लेकर, कि यानी वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर आईटी को रन भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके मेन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी मकासद हैं कि वो आईटी से क्या चाहते हैं। तो उनके यहाँ पे आपको पेपर में सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है कि बताओ मैनेजमेंट के आईटी को लेकर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स कौन-कौन से हैं? तो आपने कहना 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर विद लीस्ट कॉस्ट, यानी उनका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने आईटी का जो सेटअप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सेटअप तो करना है, लेकिन कैसे? कम पैसों के अंदर और थोड़े टाइम के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो आईटी को लेकर प्राइमरी पहला गोल है, वो ये है कि जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, वो होगा तो सेटअप ज़रूर, लेकिन वो थोड़े पैसों में सेटअप हो और कम टाइम में सेटअप हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरा उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जनाब हमारा जो पूरे का पूरा आईटी का जो नेटवर्क है, उसमें बगैर किसी रुकावट के नेटवर्क अच्छे तरीके से चले और साथ ही साथ कम से कम रिसोर्सेज़ यानी कम से कम वसाइल का इस्तेमाल करते हुए वो अच्छी आउटपुट दे। यानी देखो तवक्कुआत कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन चीज़ें नहीं वैसे की प्रोवाइड करनी, ठीक है? तो यानी उनकी तवक्कुआत देखो ज़रा आप हमारी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री या आप ऑर्गेनाइजेशन की तवक्कुआत चेक करो ज़रा, कि पहली उनकी तवक्कुआत कितनी हाई है कि सेटअप भी करना है, लेकिन कम पैसे लगें और कम से कम टाइम में भी सेटअप हो जाए। और दूसरी तवक्कुआत उससे भी बड़ी है, क्या बोला? कि बगैर किसी रुकावट के नेटवर्क चले और कम से कम रिसोर्सेज यानी वसाइल का इस्तेमाल करे और अच्छी आउटपुट दे। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी भी मैनेजमेंट के आईटी को लेकर। तो ये आपने अच्छे से जो है वो ज़हन-नशीन कर लेना, जो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ईज़ी है, मैंने आपको सारी वर्डिंग में समझा दी है। नेक्स्ट दोस्तों आता है जी परफॉर्मेंस केपीआईज़। केपीआई स्टैंड फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी को लेकर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन-कौन से हैं? तो कहते हैं जी पहला उनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है मिनिमम नेटवर्क डिस्ट्रप्शन, यानी आपका जो पूरा आईटी का नेटवर्क है उसमें रुकावट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है? ये उनका पहला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि आईटी टीम के या आईटी से रिलेटेड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो बयान करो। तो आपने ये जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है लिख देने हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया। दूसरा टाइमली कंप्लीशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, कि दूसरा उनका जो केपीआई है वो ये है कि जनाब जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं नए, वो टाइम से कंप्लीट हों, मतलब देर ना हो उनमें। तीसरा उनका जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो है क्विक एंड एफिशिएंट चेंजेस टू एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन, मतलब जो पहले से एप्लीकेशन काम कर रही हैं उनमें अगर कोई चेंजिंग करनी है तो वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। ये उनके 3 जो है केपीआईज़ हैं, तो ये आपने अच्छे से कर लेने तैयार। उसके बाद दोस्तों प्रायोरिटीज़ ऑफ आईटी, यानी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो मैनेजमेंट है वो आईटी को क्या प्रायोरिटीज़ दे रही है वो हम देख लेते हैं। तो पहली प्रायोरिटी उनकी ये है जी टू मीट द परफॉर्मेंस केपीआईज़, के उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमने आईटी को इस तरह से बनाना है कि जो हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको हम अचीव कर सकें, हासिल कर सकें। दूसरी जो उनकी प्रायोरिटी है आईटी से रिलेटेड वो है टू मीट एड हॉक एंड अनप्लान्ड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, के जो हम मतलब ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट जो हमने अभी प्लान नहीं की उनको भी जो है वो ईजिली हम क्या कर सकें, मीट कर सकें या अचीव कर सकें। ये उनकी दूसरी प्रायोरिटी होती है आईटी से रिलेटेड। ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं, ये देखें, ये साथ साथ क्वेश्चन, ये ऊपर क्वेश्चन है, ये नीचे उसका आंसर है। क्लियर? चैलेंज नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी हमारे पास। अब वो बात करने लगा कि बैंकिंग के अंदर जो हमारी आईटी टीम होती है उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, बुरी होती है। अब क्यों बुरी होती है उसने 3 पॉइंट्स में आपको समझा दिया है। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बताओ बैंकिंग के अंदर हमारी आईटी टीम की परफॉर्मेंस बुरी क्यों होती है। आपको एमसीक्यूज में पूछ, या वो आपको एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकता है कि बताओ बैंकिंग के अंदर जो आईटी टीम की परफॉर्मेंस है वो गुड होती है, बैड होती है या मीडियम होती है, एवरेज होती है। तो आपने कहना है बैड होती है, बुरी होती है। क्यों बुरी होती है अब वो पढ़ लेते हैं। तो जनाब बुरी इसलिए होती है, सबसे पहला
बुरी होने की जो पहली वजह वो ये है कि बैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं जो कि पुराने ज़माने की होती हैं, पुराने ज़माने की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हमारी आईटी टीम के लिए मुश्किल होती है। दूसरी जो वजह है हमारी आईटी टीम की बुरी परफॉर्मेंस का बैंकिंग के अंदर वो ये है कि जनाब आपकी बैंकिंग के अंदर ये समझा जाता है कि जो आईटी है उस पे काम करना, उस पे पैसा खर्च करना जो है फ़िज़ूल ही है। ठीक है? ये उनका एक कंसेप्ट बना हुआ है। इस वजह से भी हमारी आईटी टीम को जो है वो उनकी परफॉर्मेंस बुरी होती है बैंकिंग के अंदर। तीसरी जो वजह है वो है जी टेक्नोलॉजिस्ट जनरली पुअर एट बैंकिंग बिज़नेस, यानी हमारी जो आईटी टीम होती है उसको चूँकि आईटी का नॉलेज होता है, उनको बैंकिंग बिज़नेस का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इसलिए भी हमारी आईटी टीम को बैंकिंग के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये 3 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हमारी आईटी टीम की बैंकिंग के अंदर जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी आउटपुट है वो बुरी होती है कि पुरानी डिवाइसेज़ होती हैं, वो अहमियत नहीं देते आईटी को, वो कहते हैं ये एक फ़िज़ूल खर्ची है, और तीसरा हमारी आईटी टीम को जो है वो बैंकिंग का इतना नॉलेज नहीं होता। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जनरल आईटी टीम परफॉर्मेंस इन टेलीकॉम्स। टेलीकॉम्स मीन टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज़ हैं। अब वो बोल रहे हैं कि बताओ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के अंदर आईटी टीम की परफॉर्मेंस कैसी होती है? तो ये भी अगर आपको एमसीक्यूज़ में पूछे तो आपने कहना है गुड, कि अच्छी होती है। बैंकिंग के अंदर बुरी होती है, जबकि टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आईटी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी होती है। ये एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको तैयार करवा दिया। अब क्यों अच्छी होती है वो हम वजूहात पढ़ लेते हैं। तो पहली वजह ये है कि जनाब जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ होती हैं ना, उनके पास बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के क्वालिफाइड और स्किल्ड जो है क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं या आईटी टीम होती है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह कि हमारे पास जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ होती हैं, उनके पास जो मशीनरी है, ये डिवाइसेज़ हैं, वो नए दौर की हैं, नए मॉडल्स की हैं। इसलिए भी हमारी आईटी टीम्स अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी दे रही होती है। और तीसरी जो वजह है वो है जी फीवर एप्लीकेशन के एप्लीकेशन बहुत ही कम तादाद में होती हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन का बर्डन नहीं होता, थोड़ी एप्लीकेशन होती हैं जिसकी वजह से हमारी आईटी टीम बहुत ही आसानी के साथ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के अंदर अपना जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी दे रही होती है। तो ये 3 वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। पहली क्या थी कि हमारी आईटी टीम बहुत ही प्रोफेशनल होती है टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के अंदर। दूसरी कि नई जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। और तीसरी चूँकि एप्लीकेशन की तादाद कम होती है, इसलिए जनाब हमारी आईटी टीम की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ये आपको देखें शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं, ठीक है? या एमसीक्यूज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि टेलीकम्युनिकेशन में आईटी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है, जबकि बैंकिंग के अंदर बुरी होती है। अब बात कर लेते हैं एंटरप्राइज़ कंपनी की, कि जो हमारे पास एंटरप्राइज़ कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पर आईटी टीम की परफॉर्मेंस कैसी होती है? तो ये अगर आपको एमसीक्यूज़ में आता है, तो आपने बोलना है एवरेज, यानी ना ज़्यादा बुरी होती है, ना ज़्यादा अच्छी होती है। अब एवरेज क्यों होती है? क्योंकि जनाब इसके अंदर ना आईटी टीम्स की परफॉर्मेंस आपकी एंटरप्राइज़ कंपनी पर डिपेंड कर रही होती है, कि एंटरप्राइज़ कंपनी पर डिपेंड कैसे कर रही होती है? उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह कि अगर आपकी जो एंटरप्राइज़ कंपनी है, उसका माहौल जो है वो अच्छा होगा, यानी आईटी की फ़ेवर में होगा, तो हमारी आईटी टीम जो है वो बड़ा अच्छा काम करेगी। इसी तरह दूसरा क्या जी, कि अगर वहाँ पर जो मैनेजमेंट है एंटरप्राइज़ कंपनी की, अगर उस मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होगा आईटी के अंदर, मतलब वो अहमियत देंगे आईटी को, तो फिर भी जो है वो हमारी आईटी टीम की जो परफ़ॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखिए 2 वजूहात हैं कि जनाब एक तो कंपनी का जो माहौल है, वो आईटी को सपोर्ट करता हो, दूसरा जो आपकी मैनेजमेंट है वो इंटरेस्ट लेती हो, यानी अहमियत देती हो आईटी को। तो अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, तो आपकी आईटी टीम की जो परफ़ॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। अगर ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, तो एंटरप्राइज़ कंपनी के अंदर आईटी टीम की जो परफ़ॉर्मेंस है वो बुरी होगी। ठीक हो गया? मतलब डिपेंड्स ऑन कंपनी। अच्छा जी, अब लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्योरिटी पोस्चर, कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की हालत कैसी है। तो हम बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं, दोबारा मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो एक दफ़ा बता देता हूँ कि जनाब इन 2 पॉइंट्स में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर 95% कंपनीज़ ऐसी हैं या ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी हैं जिनकी जो सिक्योरिटी की हालत है वो बहुत ही बुरी है, बहुत ही बैड है। ठीक हो गया? ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे लोगों को जो है वो एक तो अवेयरनेस यानी आगाही नहीं की गई आईटी से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड, और दूसरा उनको जो है अहमियत नहीं बताई गई सिक्योरिटी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 95% तो यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है वो ये बन सकता है कि बताओ पाकिस्तान में कितनी परसेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी सिक्योरिटी जो है बुरी है, हालत बुरी है, तो आपने कहना 95%। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकता है। तो ये मॉड्यूल नंबर 33 था। अब चलते हैं मॉड्यूल नंबर 34 पे। सो दोस्तों, ये हमारा मॉड्यूल नंबर 34 है, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है जी आईटी बजट प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय आईटी स्टीयरिंग कमेटी। बेसिकली ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है।
और इस लॉन्ग क्वेश्चन के ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आपने बस ये पॉइंट्स याद कर लेने हैं, बाकी इन पॉइंट्स की आगे एक्सप्लेनेशन उसने सारी आपको दी हुई है, आपने उस एक्सप्लेनेशन को सिर्फ अपनी वर्डिंग में याद कर लेना, बाकी रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट क्या जी, आईटी बजट प्रोजेक्ट्स, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आईटी का जो बजट होता है वो एक ऐसी मनसूबाबंदी होती है जो हर एक साल के बाद हमारी जो आईटी स्टीयरिंग कमेटी होती है, मतलब जो आईटी को मैनेज कर रही होती है, वो कमेटी जो है अप्रूव करती है इस बजट को, कि इस पूरे साल के अंदर हम आईटी के लिए कितना बजट देंगे और वो बजट जो है कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे। अब जब वो अप्रूव करते हैं साल का पूरा बजट, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट, उस बजट के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमने मैनेज करना होता है। पहला होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, ये आपका पहला पॉइंट है कि आईटी बजट जब आप अप्रूव करवा लेते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। तो आपने बस ये पॉइंट याद कर लेने हैं, बाकी इन पॉइंट्स की डिटेल जो है अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है तो इन पॉइंट्स की डिटेल आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट है जी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। दूसरा पॉइंट है ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, इन पॉइंट्स की अगर मैं आपको डिटेल अभी बताऊंगा। उसके बाद एक्सपेंशन ब्रांचेस एंड मेंटेनेंस, तीसरा पॉइंट है जो कि इस आईटी बजट के अंदर इंक्लूड होता है। अगला जो आईटी बजट में चीज़ आती है, इंक्लूड होती है, वो है जी आईटी सपोर्ट फॉर कंप्यूटिंग यानी हेल्प डेस्क। और नेक्स्ट जो पॉइंट इंक्लूड होता है वो होता है जी हमारे पास बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डीआर यानी डिजास्टर रिकवरी। तो ये डिफरेंट दोस्तों पॉइंट्स हैं जो आपके आईटी बजट के अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब आगे वो बता रहा है कि आईटी बजट के अंदर दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक होता है कैपेक्स और दूसरा होता है ओपेक्स लेआउट। कैपेक्स दोस्तों, कैपेक्स स्टैंड फॉर कैपिटल एक्सपेंस, क्या इसका स्टैंड फॉर है, कैपिटल एक्सपेंस। और ओपेक्स स्टैंड फॉर ऑपरेशनल एक्सपेंस। अब इन दोनों में क्या फर्क है। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंस दोस्तों एक ऐसी आईटी बजट के अंदर एक ऐसा लेआउट होता है जिसके अंदर हम वो वाली चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं जिसमें हमारे आने वाले लाइक जो फ्यूचर के अंदर जो हमने नए सिस्टम्स खरीदने हैं या हमने सर्वर्स बाय करने हैं या हमने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आईटी के, उनका सारे के सारे अखराजात जो है वो इस कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंस लेआउट के अंदर हम जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं या बयान कर रहे होते हैं। और ओपेक्स क्या होता है, ओपेक्स बेसिकली हमारे पास ऑपरेशनल एक्सपेंस होती हैं, मतलब जो डेली बेस पर किए रहते हैं। लाइक आपने कोई मेंटेनेंस करवानी है सिस्टम की, आपने किसी सॉफ्टवेयर की लाइसेंस खरीदना है, और या फिर आपने कोई जो है वो डेली बेस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है अपने सिस्टम को चलाने के लिए, तो वो सारे छोटे छोटे डेली के जो अखराजात होते हैं वो सारे किस में आते हैं, ओपेक्स में आते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि आईटी बजट के अंदर हमारे पास दो तरह के बजट के लेआउट होते हैं, एक कैपेक्स और एक ओपेक्स। ये वही चीज़ आगे वो बता रहा है कि न्यू प्रोजेक्ट जो है वो कैपेक्स में इंक्लूड होते हैं, जबकि लाइसेंसिंग और मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है वो ओपेक्स में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद न्यू हायरिंग भी हमारे पास किसमें इंक्लूड होती है, ओपेक्स में इंक्लूड होती है। ठीक हो गया जी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये जो हमने पढ़ा था ना कि आईटी बजट के अंदर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो इंक्लूड होती हैं जिसमें हम अपने आईटी बजट को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब इन पॉइंट्स की हम आगे चल के डिटेल पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ इन पॉइंट्स को याद करना है, डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। देखो पहला पॉइंट था यहाँ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड न्यू प्रोजेक्ट, यही था ना, ये देखो जरा, बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट, मतलब अब उसने पहले आपको क्या बताया कि आईटी प्रोजेक्ट बजट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब वो आपको बारी बारी इनकी एक्सप्लेनेशन करके बताने लगा कि कौन इसमें क्या क्या बेसिकली चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले जी बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट। दोस्तों बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या था कि हमने जो इन फ्यूचर जो बेसिकली बिजनेस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो अपने डिफरेंट तरह के सर्वर्स बाय करने हैं या हमने सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरह के बाय करने हैं या बनाने हैं, या हमारे बिजनेस के रिलेटेड जो न्यू प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे पास बिजनेस रिक्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी इंक्लूड होता है कि हमने जो एग्जिस्टिंग हमारे बिजनेस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी है या उसमें कोई एक्सपेंशन करनी है, एक्सपेंशन मीन उसको कोई तब्दीली लेके आनी है, उसको बढ़ाना है उस सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को, तो मतलब उसमें मजीद फीचर्स ऐड करवाने हैं, तो ये भी दोस्तों किस में आता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट में आता है। इसके अलावा वेंडर मैनेजमेंट फॉर बिजनेस सॉल्यूशंस, मतलब हमने अपने जो वेंडर्स मतलब जो थर्ड पार्टी है उसके लिए जो बिजनेस सॉल्यूशन पेश करने हैं वो भी सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट्स में आते हैं। एंड टेस्टिंग ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, मतलब जो हमने एप्लीकेशन बिजनेस के के लिए जो हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उन एप्लीकेशन की जो टेस्टिंग किसे कहते हैं, हमारे जब डेवलपर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो उस एप्लीकेशन को फिर टेस्ट भी करते हैं कि आया कि ये एप्लीकेशन ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही, जैसे हमें कहा गया था काम करवाने के लिए, क्या ये एप्लीकेशन बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है, कोई इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है।
मतलब ठीक से डाटा अपलोड हो रहा है, ठीक से डाटा रिट्रीव हो रहा है, सर्च हो रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, टेस्टिंग में करते हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं, कि हमने जो नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उनका सारा अखराजात, हमने अगर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई चेंजिंग करनी है वो सारे अखराजात, हमने अपने वेंडर जो थर्ड पार्टी है उसके लिए कोई बिजनेस सोल्यूशन पेश करनी है वो सारे अखराजात, ये जो जितनी भी हमने टेस्टिंग करनी है उसके सारे अखराजात किस में आते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट्स में आते हैं। तो अब आपको ये डाटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने बस ये नाम याद कर लिया, बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, तो आपने अपनी वर्डिंग में जो है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है पेपर के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी, कि दूसरी चीज़ थी ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, कि ये भी बेसिकली हमारे आईटी बजट के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। अब ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑडिट कहते हैं कवानीन को, एंड कंप्लायंस मतलब जो हमारी सिक्योरिटी के असूल हैं उनको बनाना या उनकी ज़रूरियात को पूरा करना। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑडिट होते हैं, ऑडिट मतलब असूल होते हैं। कुछ ऑडिट होते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, कुछ होते हैं इंटरनल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट दोस्तों वो होते हैं जो हमारे बाहर के लोग, मतलब जो हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं, ठीक है? एक्सटर्नल कहते हैं वो लोग जो बाहर के लोग हैं, मतलब वो हमारी कंपनी के अंदर नहीं रहते। जबकि इंटरनल कौन होते हैं? इंटरनल वो लोग जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए। और एक्सटर्नल मीन बाहर के लोग। बाहर के लोग मीन यानी आपके यूज़र्स जो आपकी कंपनी से मतलब सर्विसेज़ ले रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। तो मतलब वो कवानीन जो हम अपने बाहर के मतलब अपने यूज़र्स के लिए बनाते हैं उसको हम एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। जबकि इंटरनल ऑडिट क्या होते हैं, कि कंपनी के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हम कवानीन या रूल्स बनाते हैं उनको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। कंप्लायंस मीन सिक्योरिटी के रिलेटेड जो हम डिफरेंट तरह के असूल बनाते हैं वो कंप्लायंस में आते हैं। तो यही चीज़ बता रहा है कि ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंट तरह के कवानीन बनाना और डिफरेंट तरह के असूल बनाना, किसके लिए, अपने यूज़र्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में आती हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जी एक्सपेंशन एंड मेंटेनेंस। एक्सपेंशन एंड मेंटेनेंस से आपको मतलब समझ आ गया होगा, मतलब कि जब भी हमने कोई एक्सपेंशन मतलब कोई ब्रांचेस की एक्सपेंशन करनी है, मतलब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सिर्फ एक ही ब्रांच है लाहौर के अंदर। अब हम चाहते हैं कि हमने एक ब्रांच कराची कराची में भी बनानी है, हमने एक ब्रांच पेशावर में भी बनानी है, हमने एक ब्रांच कोयटा में भी बनानी है, हमने एक ब्रांच गुजरांवाला में बनानी है, हमने एक ब्रांच जो है वो गुजरात में बनानी है। तो इस तरह से दिस इज़ अ एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस, कि जब आप अपनी एक ब्रांच को एक्सपेंड करते हो तो वो सारे जो अखराजात हैं, या ज़ाहिर बात है नई नई ब्रांच कहाँ पे ओपन करनी है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसका क्या नाम होगा उस ब्रांच का, उसमें कितने एम्प्लॉय काम करेंगे, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे अखराजात भी तो होने हैं ना, खर्चे भी तो होने हैं ना। तो वो सारे के सारे आईटी और वहाँ पे फिर मज़े की बात ये कि वो जो आपने नई ब्रांच बनानी है वहाँ पर आपको फिर से आपको आईटी के सॉफ्टवेयर्स की, आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं, वो जो सारी अखराजात होते हैं वो किस में आती हैं, एक्सपेंशन ब्रांचेस एंड मेंटेनेंस में आती हैं। ऐसे ही आपने जो एग्जिस्टिंग आपका आईटी सिस्टम है उसका कोई मेंटेनेंस करनी है, उसमें कोई तब्दीली करनी है, वो भी इसमें ही आती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है जी आईटी सपोर्ट फॉर कंप्यूटिंग हेल्प डेस्क। मतलब आईटी सपोर्ट में कि यानी आपकी वो टीम कंपनी की जो आपके यूज़र को जो है वो सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट मीन कि जैसे मान लो कोई यूज़र आपका वो आपकी कोई एप्लीकेशन यूज़ करता है, वो उसकी एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं कर रही, तो वो किससे कॉन्टैक्ट करेगा? आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगा। तो हर कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक टीम होती है जिसका काम सिर्फ यही होता है कि जो यूज़र्स की शिकायत हैं या जो यूज़र्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, उनको पहले अच्छे से सुनना और फिर उसके बाद उनको जो है वो सॉल्व करना। ये आईटी सपोर्ट फॉर कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे आईटी सपोर्ट का मतलब क्या है, कि यानी आपकी आईटी से रिलेटेड, आईटी से मुतल्लिक हमारे यूज़र्स को जो भी शिकायत हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना और उनको सॉल्व करना, ये आईटी सपोर्ट फॉर कंप्यूटिंग हेल्प डेस्क टीम का काम होता है। और इस हेल्प डेस्क के लिए जितने अखराजात होंगे, मतलब आपके न्यू सॉफ्टवेयर जो आप लॉन्च कर रहे हो उसके अखराजात, आपके आईटी सपोर्ट के अंदर बिजनेस फंक्शनैलिटी सही से काम नहीं कर रही, स्पीड स्लो है, एप्लीकेशन वर्किंग नहीं कर रही या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग है, इनके सारे अखराजात जो है किसमें आते हैं, आईटी सपोर्ट फॉर कंप्यूटिंग हेल्प डेस्क में आते हैं। उसके बाद दूसरा आ जाता है बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डीआर। बिजनेस कंटिन्यूटी मीन अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना, एंड डीआर मीन डिजास्टर रिकवरी साइट। तो डिजास्टर रिकवरी के जितने भी अखराजात हैं वो किस में आती हैं जी, हमारे पास बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डीआर में आती हैं। अब डिजास्टर रिकवरी क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिजास्टर रिकवरी एक ऐसी साइट होती है जिसमें क्या होता है कि हमारे कंपनी के अंदर एक क्या होता है, एक प्राइमरी साइट होती है। प्राइमरी साइट मीन एक मेन साइट होती है। अगर दोस्तों उस मेन साइट के अंदर कोई इशू आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रिकवरी साइट भी होती है, मतलब एक डिजास्टर रिकवरी साइट होती है जो टेम्परेरी काम करती है, कि जब तक हमारी जो प्राइमरी साइट, जब तक हमारी जो मेन साइट है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक हमारे पास ये जो डिजास्टर रिकवरी साइट है ये तब तक क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी, हमारे सिस्टम को बंद नहीं होने देगी।
तो बेसिकली हमारे पास डिजास्टर रिकवरी साइड के जितने भी अखराजात होते हैं वो बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों ये थे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपके आईटी बजट्स का हिस्सा होते हैं। और मैंने आपको बोला था स्टार्ट के ऊपर कि आपने इन पॉइंट्स को जैसे बस इनके नाम याद कर लेने हैं। सो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं आपसे, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर ये आते हैं तो आपने इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ी थोड़ी अपनी वर्डिंग में जो है वो लिख देनी है। ये था दोस्तों मॉड्यूल नंबर 34। अब बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 35 की। सो दोस्तों ये है हमारा मॉड्यूल नंबर 35, जिसको आपने सिर्फ ओनली एमसीक्यूज पर्पस के लिए रेडी करना है, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर कुछ भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसमें सिर्फ आपका एमसीक्यूज कोई आ सकता है, उसको आपने अच्छे से रेडी कर लेना है। अब आपको याद होगा हमने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर, आपको याद है ना, हमने ये इंटरप्राइज एप्लीकेशन का पूरा एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, कैसे कैसे वो काम करती हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर देखी थी। अब इस मॉड्यूल में बेसिकली में वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आपके डिफरेंट तरह के आपको चैलेंजेस सिक्योरिटी के रिलेटेड, डिफरेंट तरह के चैलेंजेस यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन मुश्किलात वो मुश्किलात कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एक तो आपको ये पता हो, दूसरा आपको ये पता हो कि इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो जो मुश्किलात, मतलब जो जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, वो चैलेंजेस किस किस डिवाइस के ऊपर या किस लोकेशन पर आते हैं, ठीक है, या आ सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आपको ये पता हो कि उस सिक्योरिटी चैलेंज का सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर वो यही बता रहा है। अब यहाँ पर ना ये 3 टेबल है, ये फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड टेबल है और ये थर्ड टेबल है। इन तीनों टेबल्स के अंदर बेसिकली उसने आपको क्या बताया कि आपके इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको कौन सा सिक्योरिटी चैलेंज फेस करना पड़ता है, उसकी लोकेशन या उसकी डिवाइस कौन सी होती है, और उसका सिक्योरिटी सॉल्यूशन क्या है। तो ये 3 चीज़ें आपने अच्छे से जो है वो इनको गो थ्रू कर लेना है, ताकि आपका जो एमसीक्यूज़ है अगर वो इनमें से कुछ पूछ जाए तो आप अच्छे से बता सको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सर आपको एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि डीडोस अटैक जो है वो किस लोकेशन या डिवाइस पे होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म है ना, स्टैंड फॉर्स हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी जब मैंने आपको ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने उस स्लाइड के अंदर आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई थी। सो इसके अंदर मैं आपको स्टैंड फॉर नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 3 चीज़ें जो है वो याद रखनी है। सिक्योरिटी चैलेंज कौन सा है, वो किस डिवाइस या लोकेशन पर आ सकता है या आएगा, और उसका सिक्योरिटी सॉल्यूशन क्या है। बस आपने इसको अच्छे से ज़ेहन-नशीन कर लेना, ताकि आपके एमसीक्यू जो है वो रेडी हो जाए। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि सर आप पूछ सकते हैं कि बताओ जी, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि डीडोएस जो अटैक है वो किस लोकेशन या डिवाइस पे होता है। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा, कि मतलब आपका जो एज राउटर होता है या डीडोएस प्रोटेक्शन सॉल्यूशन होता है, वहाँ पर बेसिकली ये जो अटैक है ये होता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है जी डीडोएस प्रोटेक्शन, कि आपको डीडोएस प्रोटेक्शन का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपसे पूछा जाता है कि वेब सर्वर अटैक्स कहाँ पे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वेब सर्वर जो अटैक्स हैं वो डीएमजी या वेब एप्लीकेशन जो फायरवॉल होती है उसके ऊपर हो सकती हैं, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि आप वेब एप्लीकेशन अटैक प्रिवेंशन का इस्तेमाल करो, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होती हैं, अटैक प्रिवेंशन ये होती हैं, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया हुआ, चलो एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। अटैक प्रिवेंशन ये होती हैं जिसमें आप आने वाले खतरे को पहले ही जो है वो डिटेक्ट कर लेते हो, और फिर उसके बाद उसको आप डिनाई कर देते हो या डिस्ट्रॉय कर देते हो, ताकि हमारे एक्चुअल सिस्टम पे जो है वो कोई भी असर ना पड़ सके। ऐसे ही मान लो आपको पूछा जाता है कि बताओ डीएमजी, या उल्टा लाजमी नहीं कि आपको ये चैलेंज आपको पूछें और पूछें कि जनाब लोकेशन या डिवाइस कौन सी होगी, आपको ये उल्टा भी पूछा जाता है, मतलब किसी भी एंगल से सर पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ ये पूरे तीनों टेबल जो है वो अच्छे से जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू करनी है। ऐसे ही मान लो आपको ये भी इस सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि बताओ डीएमजी या ईमेल सिक्योरिटी जो जीडब्ल्यू होता है, उसके ऊपर कौन सा सिक्योरिटी अटैक आ सकता है। तो आपने या सिक्योरिटी चैलेंज कौन सा आ सकता है, तो आपने बताना है कि उसके ऊपर ईमेल स्पैम या मालवेयर फिशिंग का जो चैलेंज है वो आ सकता है। और यहाँ आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ जो डीएमजी या ईमेल के ऊपर या ईमेल सिक्योरिटी जो जीडब्ल्यू होता है उसके ऊपर जो ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिशिंग का चैलेंज आता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो आपने बताना है उसका सोल्यूशन है जी ईमेल सिक्योरिटी, हम वहाँ पे ईमेल की सिक्योरिटी लगा देते हैं। तो इस तरह आप कुछ भी सर पूछ सकते हैं, ये पूछकर सर ये पूछ सकते हैं, ये देकर ये पूछ सकते हैं, ये देकर और ये देकर ये पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कुछ भी सर आपको क्वेश्चन क्वेश्चन देकर उसके रिलेटेड जो है वो इन तीनों में से कुछ भी जो है वो सॉल्यूशन के अंदर एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछ सकते हैं। लिहाजा इसको आपने अच्छे जो है वो रेडी कर लेना है। ऐसे ये दूसरा टेबल है, इसमें भी वो आपको बता रहा है कि वेब बेस्ड यूजर अटैक जो है वो किसके ऊपर होता है। ये बेसिकली होता है आपके
ये बेसिकली होता है डीएमजी वेब सिक्योरिटी जीडब्ल्यू पे होता है और इसका सोल्यूशन ये है कि इसके लिए वेब फिल्टरिंग एंड मालवेयर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सिस्टम मालवेयर का जो चैलेंज है वो कहाँ पे होता है? आपके सिस्टम के ऊपर होता है इसका अटैक और चैलेंज। और इसको कैसे सही किया जाता है? इसकी सिक्योरिटी सोल्यूशन क्या जी? एवी, कि आप एवी का जो है वो इस्तेमाल करता है। एवी कहते हैं एंटीवायरस। एवी स्टैंड फॉर एंटीवायरस का बेसिकली आप इस्तेमाल करते हो। ऐसी बाकी भी सारे आपने अच्छे से रेडी कर लेने हैं। उसके बाद नीचे भी यही यही लिखा हुआ है कि ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ये आपकी लोकेशन या डिवाइस है जिसके ऊपर वो सिक्योरिटी चैलेंज आ सकते हैं और ये आपके उनके सिक्योरिटी सॉल्यूशन है। तो ये तीनों टेबल दोस्तों आपने अच्छे से जो है वो एक दफ़ा गो थ्रू कर लेने हैं ताकि आपके क्या हो जाए, आपका जो मॉड्यूल नंबर 35 में जो एमसीक्यूज़ पर्पज़ है, एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चन है, रिलेटेड जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज़, वो अच्छे से रेडी हो जाएँ। तो दोस्तों यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ से हम मॉड्यूल नंबर 36 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।